स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात आती है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ व लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात करने की विधि के बारे में। तो यानी कि हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त को ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात यह आती है कि अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या। तो आइए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अभाज्य गुणनखंड विधि में बिल्कुल से पारंगत कर दिया जाता है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में सब कुछ बहुत विस्तार से बताया जाता है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वह विधि है जिसमें हम किसी संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या हम 16 ले लेते हैं, 1616, तो इसको हम किस प्रकार से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यह विधि ऐसे कैलकुलेट की जाती है। 1616 को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या के द्वारा काटते हैं। यानी कि अगर यह 2 से कट जाए तो हम 2 से यानी कि 2 से ही काटेंगे, तो 2 से यह संख्या कट जाएगी, तो 2 8 16, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब ये 8 संख्या किस संख्या से कटेगी, ये 4 से भी कटेगी, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या से काटना है, इसलिए हम 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8। फिर 4 संख्या भी 2 से कट जाएगी, और 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड किस प्रकार से आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यही 16 का यह अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो हम इसी विधि के द्वारा महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त को ज्ञात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम यहाँ पर अपनी विधि के द्वारा हम महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त का अध्ययन करते हैं। तो यदि हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब दी गई होती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई होती हैं, तो उसका एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो हम संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड ले लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा देता हूँ। तो इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो संख्या के गुणनफल में उभयनिष्ठ हो तो उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल ही उस संख्याओं का एचसीएफ होता है। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। तो हम 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले ली 6 और 12। 6 और 12 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर बीच में 6 लिखेंगे और इधर हम 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्ने 3। तो यहाँ पे 2 से 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्ने 3। तो 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3, और 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 6 और 12 का एचसीएफ बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 और गुणे 3 कॉमन है तो 3, यानी कि 6। तो 6 और 12 का एचसीएफ 6 होगा।
तो अब बात आती है एलसीएम ज्ञात करने की। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के गुणनफल के रूप में, जिसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। यदि दो संख्याएं हमें दी गई हैं तो दोनों संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे कि हम 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो 6 का पहाड़ा आप गिन लीजिए, 6 का पहाड़ा आप लिख लीजिए और 8 का पहाड़ा लिख लीजिए। तो 6 और 8 के पहाड़े में क्या कॉमन आता है? तो 6 के पहाड़े में भी 24 यानी कि 24 आता है और 8 के पहाड़े में भी 24 आता है। 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। आप इसे पहाड़े की विधि से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा आपको हम इस परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पर बताते हैं। तो इस परिभाषा में यह है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो आइए हम देख लेते हैं 6 और 8 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम संख्या 6 का गुणनफल ज्ञात करेंगे और यहाँ पर हम संख्या 8 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 3 इकन्ने 3 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इकन्ने 2। तो यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 3 और 8 का गुणनफल क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 6 और 8 का एलसीएम बराबर होगा। सबसे पहले तो जो संख्याएं कॉमन है उसको हम पहले लिखेंगे। इन दोनों के गुणनखंड में 2 कॉमन है तो 2 को हम लिख लेंगे और बाकी जो शेष बचता है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बाकी शेष क्या बचा? इसमें 3 बचा तो 3 और यहाँ पे 2 गुणे 2 बचा तो 2 गुणे 2 हमने लिख दिया। इन दोनों में कॉमन था 2 तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया। बाकी जो शेष बचा था हमने ठीक उसी प्रकार से इसको उतार दिया है। तो यहाँ पर हम इन सबका गुणा कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इन सभी संख्याओं का गुणनफल 24 आ चुका है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था पहाड़े की विधि से। तो आपको जो भी ट्रिक आसान लगती है आप उससे कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। तो अब बात आती है इन सभी के संबंधों के बारे में, यानी कि संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होते हैं इनके बारे में। तो अब जब हमें 2 धनात्मक पूर्णांक a व b ज्ञात होंगे तो हम इनके संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो हम जब 2 संख्याएं हमें ज्ञात होंगी तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ a एंड b का मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a इंटू b, यानी कि a और b का एचसीएफ का एलसीएम a और b के एलसीएम के साथ गुणनफल बराबर होता है संख्या a के b के साथ गुणनफल के। तो इसे हम आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा यही वाला क्वेश्चन था 6 और 8 वाला, इसी के द्वारा हम समझ लेंगे। तो इसका एलसीएम हमने निकाला था 24 और इसका अगर हम एचसीएफ कहें तो क्या हो जाएगा? 6 और 8 का एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों गुणनखंड में कॉमन होता है। तो इसमें कॉमन क्या था? 2 कॉमन था, तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8, यानी कि हमें 6 और 8 का निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 का मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 क्या है? 2 है। तो 2 क्रॉस एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, एलसीएम इसका क्या था? 24। तो 24 इज इक्वल टू 6 गुणे 8, यानी कि 24 का हम गुणा 2 से करेंगे। 24 दूना 48 इज इक्वल टू 8 पंचे 40 और 8 छः 48।
तो 48 इज इक्वल टू 48, यानी कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है। अब इसी के द्वारा आपको जैसे आपको दो संख्याएं दी गई, तो आपसे पूछेगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, या आपको किन्हीं संख्या का एलसीएम ज्ञात दे दिया और एचसीएफ दे दिया, तो और एक संख्या दे दी तो आपसे दूसरी संख्या के बारे में पूछेगा। तो इसी के द्वारा आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एचसीएफ को हम इधर रहने दें। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन एलसीएम चला जाएगा भाग में, यानी कि एलसीएम इंटू ए इंटू बी। यानी कि जब हमें दो संख्याएं ए व बी दी गई होंगी और उसका एलसीएम दिया होगा, तो हमसे जब एचसीएफ पूछेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे उसके एलसीएम से भाग। इसी प्रकार से जब एलसीएम हमसे पूछेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक है ना। तो हम अब तीन संख्याओं पर आते हैं। यदि हमें तीन संख्याएं P और Q और R दी गई हों, तो इसका एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ P, Q एंड R बराबर होता है P गुणे R गुणे Q, यानी कि P गुणे Q गुणे R, यानी कि तीनों संख्याओं के गुणनफल, और तीनों संख्याओं के एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ P, Q, R अपॉन एचसीएफ ऑफ PQ गुणे एचसीएफ ऑफ QR और एचसीएफ ऑफ R एंड P इसके बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि कहा जाए, सॉरी ये एलसीएम था, और यदि आपसे पूछा जाए एचसीएफ ऑफ P, Q एंड R, तो यह बराबर होगा तीनों संख्याओं के गुणनफल यानी P गुणे Q गुणे R और इसके एलसीएम के गुणनफल के यानी एलसीएम PQ R का अपॉन एलसीएम ऑफ P एंड Q गुणे एलसीएम ऑफ Q और R और गुणे एलसीएम ऑफ R एंड P। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जिस प्रकार से दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, तो यहाँ पर ये नहीं होता कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इन तीनों संख्याओं के बराबर हो जाए। यानी कि हम इसे सिंपल शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ P, Q, R गुणे एचसीएफ ऑफ P, Q, R डज नॉट इक्वल टू P गुणे Q गुणे R। ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे, एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि संख्याओं 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या द्वारा हम काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से यह कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्ने 3, फिर 2 से ये कटेगा तो 2 दहम्मा 10 और 2 पंचे 10 और 5 इकन्ने 5। तो इसे हम इसका गुणनफल इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणनखंड 6 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 और 20 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5। तो एचसीएफ किसके बराबर होता है? एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, बाकी जो जितना बचा है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 5। तो 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम हो गया 60।
इसे हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं अपनी पहाड़े वाली ट्रिक से भी। तो इसका एलसीएम 60 हो गया। पहाड़े वाली ट्रिक कैसे, 6 का हम पहाड़ा लिखेंगे, 6 12 फिर 18 ऐसे लिखते हम चले जाएंगे, और 20 का पहाड़ा हम लिखेंगे 20 40 60। तो 6 के पहाड़े में देखिए 6 दहम्मा 60 और 20 तिहाई 60, यानी कि 60 60 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या 6, 72 व 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या 6, 72 और 120 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्ने 3। इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 2 छंग 12, फिर 2 इकन्ने 2 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 3 इकन्ने 3। फिर इसको 2 से, 2 छंग 12 और ये 0, फिर 2 तिहाई 6 और ये 0, फिर 2 इकन्ने 2 2 पंचे 10। फिर 3 से काटेंगे क्योंकि हमको सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटना होता है। 3 से कटेगा तो 3 पचे 15 और 5 इकन्ने 5, जिसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, अगले पेज में हम यहाँ पर जगह क्योंकि बहुत ही कम बची हुई है। तो 6 का गुणनखंड क्या आया था, 6 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 और 72 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 120 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो एचसीएफ ऑफ, यानी कि एचसीएफ इन तीनों का 6, 72 और 120 का, तो इन तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉमन है और इसमें 3, यही 2 संख्याएं इसमें कॉमन है, यानी कि 2 गुणे 3, जो कि तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है तीनों में और 3 कॉमन है तीनों में, तो 2 गुणे 3 यानी कि 6। तो इन तीनों का एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसे हम लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 3। फिर जो हमारा बचा है, जितना बचा है उसको हम लिख लेंगे, लेकिन कॉमन देख के। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और 3 बचा है तो अकेले 3, और गुणे 5 बचा है तो 5। तो इसका हम सभी के साथ गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 और 72 पंचे 72 का हम 5 से गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 के 0, हासिल आए 1, 7 पचे 35 और 1 36, यानी कि 360। तो इसका एलसीएम हो गया 6, 72 और 120 का 360। इसे अगर हम चाहते तो हम पहाड़ी वाली ट्रिक भी लगाकर आसानी से कर सकते थे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ तो हमारा दिया ही है। तो हम यह भी जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ 96 और 404 गुणे एलसीएम ऑफ 96 और 404 इज इक्वल टू, यानी बराबर होगा 96 गुणे 404 के। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसका एचसीएफ दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसका मान पुट कर लेते हैं। तो एचसीएफ का मान 4 गुणे एलसीएम हमें ज्ञात ही करना है 96 और 404 का, ये बराबर है 96 गुणे 404 के। हमने यहाँ पर गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें काटने में आसानी होगी। तो यहाँ पे एलसीएम 96 404 का बराबर हो जाएगा
96 गुणे 4 0 4/4। यहाँ पर 4 गुणे में था तो यहाँ पर यह भाग में चला आया है, तो 4 से हम इसको कट कर देंगे। 4 एकन्ने 4 0 और 4 एकन्ने 4, यानी कि 101 बचेगा। तो यहाँ पर हम 101 का 96 के साथ गुणा कर लेंगे, तो 96 एकन्ने 96, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा और 9 का बच जाएगा। और 96 का 0 से गुणा तो 0 और 9 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 9 और 96 एकन्ने 96, यानी कि यह 96 इसका एलसीएम हो गया। 96 404 इक्वल टू 96। देखिए हमने इसको कितने आसानी से इसे प्रूव कर दिया है। इसका हम फार्मूला भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कैसे आया, यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इस फार्मूले को आप अगर डायरेक्ट भी लगा देते तो भी आ जाता। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।